हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो पिछला लेक्चर था हम लोगों का, तो हम लोगों ने देखा था कि जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था हम लोगों का, वो था एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 और ए ग्रेटर देन बी था। यानी जो इलिप्स था हम लोगों का वो इस तरीके का था। ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस, और ये पॉइंट इसका सेंटर था, और यहाँ पर एस और यस डैश, यस और यस डैश इसके फोकस थे। फोकस यानी नाभि। और ये जो पॉइंट था ये इसका शीर्ष था, और इसको हमने नाम दिया था ए और ए डैश। और ये जो फिक्स्ड लाइन थी जेड के, और यहाँ पर जेड डैश के डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स थी। डायरेक्ट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं नियता। और ये था, और नियता का जो समीकरण था वो था x बराबर माइनस ए बाई ई, और ये था x बराबर ए बाई ई। और जो नाभि थे उसका कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर था ए ई कामा 0 और यहाँ पर था माइनस ए ई कामा 0। और ए डैश की लंबाई जो आई थी वो थी 2a, और ए डैश को ही हम लोगों ने दीर्घाक्ष कहा था। और यहाँ पर हमने नोटेशन दिया था इसको बी डैश, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0 कामा बी, और बी डैश का था 0 कामा माइनस बी, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था ए कामा 0, और ए डैश का था माइनस ए कामा 0। तो ए डैश को मेजर एक्सिस और बी डैश को माइनर एक्सिस। तो बी डैश को हम लोगों ने कहा था लघु अक्ष। और हम लोगों ने जो देखा था कि कोई इसकी जो कार्ड है एल एस एल डैश, इसका दूसरा फिगर बनाते हैं। ये हुआ, यहाँ पर फोकस एस और एस डैश। तो जो कार्ड था एल एस एल डैश, जो कि दीर्घाक्ष पर परपेंडिकुलर था यहाँ पर, और फोकस से पास करता था, तो उसको हम लोगों ने कहा था नाभिलंब। तो ये था एक एल एस एल डैश, और एक दूसरा जो था जो दूसरे फोकस से पास करता था वो था एन एस डैश एन डैश। तो नाभिलंब की लंबाई जो हम लोगों की आई थी वो थी 2b स्क्वायर अपान ए। यानी एल एस एल डैश और एन डैश की लंबाई आई थी 2b स्क्वायर अपान ए। तो जो एस का कोऑर्डिनेट होता है वो ए ई कामा 0 बताया था, तो जो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था वो हो जाएगा ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए, और एल डैश का ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। ऐसे ही सेम तरीके से जो एन पॉइंट है, तो एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए, क्योंकि एस डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस ए ई कामा 0, और एन डैश का हो जाएगा माइनस ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और एक पॉइंट था कि कोई पॉइंट इस इलिप्स पर है एक्स कामा वाई, तो इस पॉइंट की नाभि से जो दूरियाँ थी, एस से जो दूरी थी इस पॉइंट एक्स कामा वाई की, इस पॉइंट को पी हम लोगों ने बोला था।
तो पी एस जो आया था, पी एस ये आया था ए माइनस ई एक्स, और पी एस डैश जो आया था ये था ए प्लस ई एक्स, और इन दोनों दूरियों का योगफल जो आया था यानी पी एस प्लस पी एस डैश ये आया था 2a, जो कि दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर था। तो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका था। तो हम लोग अब इलिप्स का जो दूसरा फॉर्म है वो देखते हैं, यानी कि जो हम लोगों ने अभी तक देखा था वो ये था कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर ए, और इसमें था कि ए ग्रेटर देन बी। तो जो दूसरा फॉर्म है उसमें ये है कि ए लेस देन बी है। तो जो इलिप्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो जो इलिप्स का फिगर होगा वो देखते हैं इसके आगे। तो ये है इलिप्स का दूसरा फॉर्म, और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, लेकिन ए जो है बी से कम है। तो जो पहला हम लोगों का था कि ए ग्रेटर देन बी था, तो उसमें जो उसका दीर्घाक्ष था वो एक्स एक्सिस पर था, इस तरीके से था। ये था। तो जो इसका दीर्घाक्ष था वो था एक्स एक्सिस, और जो लघु अक्ष था वो था वाई एक्सिस। लेकिन जब ये जो दूसरा केस है, तो इस दूसरे केस में जो हमारा दीर्घाक्ष है वो हो जाएगा वाई एक्सिस, ये वाला वाई हो जाएगा, और जो लघु अक्ष है वो हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो जो इसमें जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि यक्स के स्थान पर हो गया है y, और जो a है वो हो गया है b। तो जो लघु अक्ष था यानी ये वाला, यानी ये और ये, यहाँ पर था 0, b, और यहाँ पर था 0, -b। तो ये हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर जो b पॉइंट हो जाएगा वो 0, b, और b डैश 0, -b है। लेकिन b डैश ये दीर्घ अक्ष हो जाएगा इस इलिप्स का, और जो a डैश है ये लघु अक्ष इस इलिप्स का कहलाएगा। और दीर्घाक्ष की जो लंबाई है इस केस में 2b होगी, और लघु अक्ष की लंबाई 2a होगी, और जो सेंटर है वो तो 0, 0 है, और जो नाभ है वो 0, BE हो जाएगा, क्योंकि a के स्थान पर BE होगा चेंज, और x के स्थान पर y होगा चेंज। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट हर पॉइंट के आएंगे और जो नियता का समीकरण होगा उसमें x के स्थान पर y हो जाएगा और a के स्थान पर b। तो जो रिजल्ट आएंगे वो देखते हैं आगे। तो ये आएंगे कि जो उसका सेंटर होगा, तो सेंटर में पहले वाले केस में सेंटर 0, 0 था, तो सेकंड वाले केस में भी सेंटर 0, 0 ही है। और दीर्घाक्ष की लंबाई पहले केस में थी 2a, तो सेकंड केस में 2b, क्योंकि सेकंड वाले में a के स्थान पर हो जाएगा b और x के स्थान पर y, बस इतना ही चेंज होगा। और लघु अक्ष की लंबाई होगी वो पहले केस में थी 2b, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा b के स्थान पर a, और दीर्घाक्ष का समीकरण था y बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0, और ये लघु अक्ष का समीकरण पहले में था x बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर 0 हो जाएगा। बस ये चेंज करना है, बस इतना। और शीर्ष के निर्देशांक थे +-a, 0, तो यहाँ पर 0, +-b हो जाएगा। और जो इसेंट्रिसिटी थी E बराबर √1 - b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, तो यहाँ पर b के स्थान पर a हो गया और a के स्थान पर b हो गया। और जो नाभियों के कोऑर्डिनेट थे
वो पहले केस में प्लस माइनस ए ई कामा 0 था, यहाँ पर 0 कामा प्लस माइनस बी ई। और नाभियों के बीच की दूरी थी 2AE, तो यहाँ पर 2BE। और नियताओं के समीकरण x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई था, तो y बराबर प्लस माइनस बी बाई ई। जहाँ पर भी x के स्थान पर y हो जाएगा और a के स्थान पर b, सब जगह बस यही चेंज है बस। और नेताओं के बीच की दूरी 2a बाई ई और दूसरे केस में 2b बाई ई होगा। और नाभिलंब की लंबाई पहले केस में आई थी 2b स्क्वायर अपान ए, तो दूसरे केस में हो जाएगी 2a स्क्वायर अपान बी, क्योंकि b के स्थान पर a हो जाएगा और x के स्थान पर y। और बिंदु पॉइंट जो था x कामा y की नाभीय दूरियां, तो पहले केस में जो था PS वो था a माइनस EX और PS डैश जो था वो था a प्लस EX, तो दूसरे केस में a के स्थान पर हो जाएगा b और x के स्थान पर हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस EY। तो जो दूसरा फार्म है, तो दूसरे फार्म का ये रिजल्ट आया कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होगी और शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे, और नाभियों के बीच की दूरी और नाभियों का कोऑर्डिनेट, तो ये सब हुआ जो उसका सेकंड फार्म है इलिप्स का, उसके बारे में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर जो इलिप्स का सेंटर है वो h कामा k है, अगर जो दीर्घवृत्त का केंद्र है, केंद्र अगर 0 0 न होकर के h कामा k हो जाए, तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो जो इक्वेशन होगा दीर्घवृत्त का इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण। अगर जो केंद्र है वो 0 0 नहीं है, 0 0 के स्थान पर h कामा k है, तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। जैसे हम लोगों ने सर्कल में किया था, पैराबोला में किया था, वैसे ही हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को कोई पॉइंट दिया हुआ है P x1 कामा y1, और जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है वो है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1। तो इस पॉइंट P x कामा इस पॉइंट P की पोजीशन हमको फाइंड करना है। तो जो पहला पॉइंट इसमें है कि यदि x1 स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू 0 से अगर ज़्यादा है तो पॉइंट P बाहर स्थित होगा। तो पॉइंट P जो है x1 कामा y1, ये इस इलिप्स के बाहर स्थित होगा। और जो दूसरा पॉइंट है कि अगर x1 स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू 0 से अगर कम है तो पॉइंट P अंदर स्थित होगा, इस दीर्घवृत्त के अंदर कहीं पर स्थित होगा। यानी हम लोगों को करना क्या है कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण हमको दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया होगा, तो x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 रखेंगे, और x1 स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वो पॉइंट दीर्घवृत्त के बाहर होगा, और अगर वैल्यू 0 से कम है तो वो पॉइंट दीर्घवृत्त के अंदर स्थित होगा। और जो तीसरा पॉइंट है कि यदि x1 स्क्वायर अपान
ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1 ये 0 के बराबर है, तो पॉइंट P इलिप्स पर स्थित होगा, दीर्घवृत्त पर स्थित होगा। यानी पॉइंट P होगा वो दीर्घवृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा और वो पॉइंट P दीर्घवृत्त पर स्थित होगा। और इसके आगे जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है कि दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त क्या होता है, यानी ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स। तो देखते हैं उसको कि हमको दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त क्या होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त को। तो जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन हम लोग लेकर चलेंगे वो ये है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 और ए ग्रेटर देन बी। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है उसकी परिभाषा ये है कि इस दीर्घवृत्त के दीर्घअक्ष को यानी ए डैश को व्यास मानकर, यानी जो सी ए को रेडियस मानकर, और सी ए डैश भी रेडियस होगा, तो सी ए को रेडियस मानकर एक सर्कल खींचेंगे और सी पॉइंट उस सर्कल का सेंटर है। तो जो सर्कल हम लोगों को प्राप्त होगा उस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त। तो यहाँ से जो इसका रेडियस प्राप्त होगा हम लोगों को, सी ए कितना होता है, ए होता है, सी ए बराबर ए। तो जो रेडियस हमको प्राप्त हुआ वो है ए, और जो इसका सेंटर है वो है 0,0। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन हमको प्राप्त होगा, हम लोगों ने सर्कल में देखा था कि अगर जो सर्कल है उसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस है ए, तो जो उसका इक्वेशन आएगा, यानी इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ये जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आया दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का समीकरण। क्योंकि जो सर्कल हमको प्राप्त हुआ उसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस यानी सी ए वो है ए, तो जो सर्कल का इक्वेशन फाइंड होगा वो ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये तो हुआ ऑक्सिलरी सर्कल। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमको कोई इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 बराबर 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 25 है, यानी ए बराबर 5 है, और बी स्क्वायर बराबर 9 है, यानी बी बराबर 3 है। तो ए ग्रेटर देन बी आया यहाँ से। तो हम लोग जो सहायक, तो जो हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल देखते हैं, तो ऑक्सिलरी सर्कल दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष को व्यास मानकर जो सर्कल खींचते हैं हम लोग, वही होता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो जो इसका दीर्घाक्ष आएगा यानी 2a, वो आएगा 10 आएगा वो, यानी जो इसका रेडियस आएगा जो सर्कल का वो आएगा 5, और जो इस इलिप्स का सेंटर है यानी जो इसका केंद्र है वो है 0, 0। तो सेंटर तो सेम होता है, ऑक्सिलरी सर्कल और इस दीर्घवृत्त का सेंटर सेम होता है। तो सेंटर यहाँ पर है 0, 0 और रेडियस है 5। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन आएगा वो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अगर हम लोगों को जो सेंटर है यानी जो इलिप्स का इक्वेशन है
वो इस तरीके से है कि x जो उसका सेंटर है वो h का k है, तो जो इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस केस में जो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि जो इस ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर होगा वो हो जाएगा h का के, और जो रेडियस होगा वो तो होगा a। तो हमने सर्कल में बताया था कि अगर जो सर्कल का सेंटर है वो h का के हो और रेडियस हो a, तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपको दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है और दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का समीकरण पूछता है तो आप लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोगों को देखना है करेस्पॉन्डिंग पॉइंट यानी संगत बिंदु। तो संगत बिंदु देखते हैं इसके आगे करेस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं संगत बिंदु, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है वो इसी दीर्घवृत्त का जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा उसको समझते हैं इस फिगर से कि जो ये इलिप्स है, इस इलिप्स पर एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P का जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा उसके लिए हम लोग पॉइंट P से इस दीर्घाक्ष ए डैश पर परपेंडिकुलर PN खींचा, और ये जो PN है इसको आगे बढ़ाने पर ये PN इस दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त को पॉइंट Q पर काटती है। तो जो पॉइंट Q है ये पॉइंट P का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाता है, यानी जो पॉइंट सहायक वृत्त पर है वो इस पॉइंट जो इलिप्स पर है पॉइंट P, उस पॉइंट P का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये हो गया करेस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो आगे हम लोग देखते हैं उत्केंद्र कोण इसेंट्रिक एंगल। तो जो इसेंट्रिक एंगल होता है वो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इलिप्स पर पॉइंट P है तो इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में उत्केंद्र कोण क्या होगा। तो इस पॉइंट P का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है Q, और इस पॉइंट Q को सेंटर से मिलाते हैं। तो ये लाइन हुई CQ। तो लाइन CQ इस दीर्घाक्ष से यानी CA से जो एंगल बनाती है, यानी जो लाइन जो एंगल है NCQ, यही है सेंट्रिक एंगल। तो हमने बताया कि जो पॉइंट P का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो है Q, और पॉइंट Q को पॉइंट C से मिलाते हैं। तो QC इस दीर्घाक्ष CA से जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाता है उत्केंद्र कोण, यानी जो कोण है NCQ ये है पॉइंट P का उत्केंद्र कोण। और जो एंगल है NCP को हम लोग उत्केंद्र कोण नहीं कहते हैं। जो पॉइंट P का उत्केंद्र कोण होगा वो होगा एंगल NCQ को बोलते हैं पॉइंट P का उत्केंद्र कोण। आगे हम लोग फाइंड करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो आगे हम लोग दीर्घवृत्त पर, यानी ये इलिप्स है, इस इलिप्स पर कोई पॉइंट दिया हुआ है हमको, कोई पॉइंट है यहाँ पर P x1, y1, और जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है वो है x² अपान a² प्लस
वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 और ए ग्रेटर देन बी है और ये पॉइंट इलिप्स पर है, इसलिए ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस पॉइंट P का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अभी जो इसेंट्रिक एंगल देखा था, तो उस एंगल फाई के रूप में हम लोग इस पॉइंट P का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो ऑक्सिलरी सर्कल में देखा था और जो करेस्पॉन्डिंग और जो पॉइंट P का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट था वो था पॉइंट Q, और ये जो एंगल था NCQ, एंगल NCQ ये फाई था और ये जो फाई था इसको बोलते हैं उत्केंद्र कोण। तो यहाँ से जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यहाँ पर माना है वो x1, y1 माना है, और जो यहाँ पर CQ हम लोगों को मिला था वो था A, क्योंकि CQ इस ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस था। और क्योंकि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो CN जो होगा CN ये होगा x1। तो इस एंगल NCQ में कास फाई बराबर होगा, कास फाई बराबर CN अपान CQ। तो यहाँ से CN आ जाएगा CQ कास फाई और CQ है A, तो यहाँ से आ जाएगा A कास फाई, यानी जो और CN है x1, तो x1 आया A कास फाई। तो ये जो हम लोगों का पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू रखने पर हम लोगों को y1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो रखते हैं हम लोग, x1 बराबर हम लोगों को फाइंड हुआ A कास फाई, तो यहाँ से आ जाएगा A कास फाई का होल स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान B स्क्वायर बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर कास स्क्वायर फाई अपान A स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान B स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ से A स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा कास स्क्वायर फाई प्लस y1 स्क्वायर अपान B स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर अपान B स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से जो y1 स्क्वायर आ जाएगा, y1 स्क्वायर बराबर B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये इम्प्लाई करेगा कि y1 बराबर B साइन फाई। तो y1 आया B साइन फाई और x1 आया A कास फाई। तो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट था वो था x1, y1। तो यहाँ से जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आया पॉइंट P का वो आया A कास फाई और B साइन फाई। ये आया पॉइंट P का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। और जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी प्राचलिक समीकरण वो ये आएगा x बराबर A कास फाई और y बराबर B साइन फाई। ये आएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसे हम लोगों को कोई इलिप्स दिया हुआ है x स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1, लोगों को इस दीर्घवृत्त का पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर आएगा 16 और b स्क्वायर बराबर आएगा 9, यानी a बराबर 4 आएगा और b बराबर 3 आएगा।
प्राचलिक समीकरण आएगा वो आएगा, एक आएगा a यानी कि 4 cos फाई और y बराबर आएगा 3 sin फाई। ये आएगा प्राचलिक समीकरण। इस जो दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण इतना आएगा। तो आज के लिए इतना ही।